की मेहंदी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इस पर तो कोई लेबल तक नहीं है। अगर कुछ गलत रिएक्शन हो गया हाथों पर तो? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम जी, ये मेहंदी मैंने खुद पीस कर तैयार की है। मेरे पास बहुत सारे मेहंदी के पौधे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथों को नुकसान दे। ना भाई ना, सॉरी आरती, बट मैं अपने हाथों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम सब लगवाओ, मैं तो पार्लर जाकर ही लगवाऊंगी। इतना कहकर आरती की दोस्त शालिनी वहाँ से चली जाती है। आरती मीरा को इशारा देकर काम शुरू करने को कहती है। अरे वाह, मानना पड़ेगा, इस बच्ची ने कमाल की मेहंदी लगाई है। मुझे तो नहीं लगता कि इस मेहंदी का वैसा रंग आएगा जैसा पार्लर वाली मेहंदी का आता है। अब बस भी करो शालिनी, मेहंदी कैसी रचेगी ये कल तक पता चल ही जाएगा ना। बच्ची है वो, उसे इस तरह डराओ तो मत। अरे मुझे क्या, मेरे हाथ कौन सा खराब होने वाले हैं। तुम ही लोग लगवाओ और तुम ही भुगतना। शालिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे पूरा यकीन था कि मीरा की मेहंदी रचेगी नहीं, साथ ही हाथों पर उसका गलत रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग था। अगले दिन मीरा के घर पर। अरे मैडम जी, आप यहाँ? आपने तो आज काम पर आने के लिए मना किया था ना, मैं इसीलिए नहीं आई। हाँ हाँ, कल तुम कितना थक गई थी, इसीलिए मैंने आने को मना किया। मैं यहाँ तुम्हें काम पर बुलाने नहीं बल्कि किसी और काम से आई हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? अरे माफ कीजिएगा मैडम जी, आइए अंदर आइए। आरती को देखकर कावेरी भी बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। आरती के साथ उसकी दोस्त शालिनी भी थी। मीरा उन दोनों को पानी देते हुए कहती है, ये लीजिए मैडम जी, मेहंदी तो ठीक से रची ना मैडम जी? ये तुम्हें मैं नहीं शालिनी बताएगी। फिर शालिनी अपने हाथ मीरा की तरफ बढ़ा देती है। उसके हाथों पर कई जगह छाले पड़े हुए थे। ये देखकर मीरा उससे कहती है, अरे ये क्या हुआ मैडम जी? मैंने तुमसे मेहंदी नहीं लगवाई, उल्टा तुम्हारा अपमान करती रही। उसी की सजा मिली है मुझे। मैंने सबसे महंगे वाले पार्लर में जाकर मेहंदी लगवाई। मैंने उनसे जोर देकर कहा कि मेहंदी का रंग बहुत बढ़िया आना चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिला दिया मेहंदी में, और मेरे हाथों का ये हाल हो गया। और दूसरी तरफ तुम्हारी मेहंदी, जिसने भी लगवाई उसके हाथों की रंगत ही अलग है। देखो आरती के हाथ देखो जरा। आरती ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, जिन पर मीरा के हाथों से लगी मेहंदी का बहुत ही अच्छा रंग चढ़ा था। फिर आरती कावेरी के पास जाकर उससे बोली, बस कावेरी, ये झाड़ू पोछा और बर्तन बहुत करवा लिए तुमने मीरा से। ये अब वो करेगी जो इसे करना चाहिए। जी क्या मतलब मैडम जी? ये अब मेहंदी लगाएगी सबके हाथों पर। हमारी एक दोस्त का अपना ब्यूटी पार्लर है, उसे मीरा का काम और उसकी मेहंदी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। वो मीरा को अपने यहाँ काम देना चाहती है। अच्छे पैसे भी देगी वो मीरा को, और तो और वहाँ रहकर मीरा पार्लर के दूसरे काम भी सीख पाएगी। आरती की बात सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर आरती का शुक्रिया अदा करती है। मीरा भी बहुत खुश थी। अब न सिर्फ वो अपना मेहंदी लगाने का शौक पूरा कर सकती थी, बल्कि अच्छे पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज भी करवा सकती थी। एक समय की बात है, केशवपुर नामक गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी विधवा औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। सरला की बहू जया स्वभाव से बहुत बुरी थी। वो रोजाना सरला से बात बात पर लड़ती रहती थी। सरला का पति किशन शहर में मजदूरी करता था, इसलिए वो कभी कभी ही गांव आ पाता था। किशन शहर से घर खर्चे के लिए पैसे भेजता तो 2 लिफाफे भेजता, एक अपनी माँ के नाम और एक अपनी पत्नी के नाम। पर जया सरला के पैसे भी अपने पास ही रख लेती थी। ऐसे ही एक दिन, ये सरला देवी और जया जी के नाम के मनी ऑर्डर हैं। लाओ लाओ भैया, जल्दी से मुझे दे दो। ये सरला देवी के हस्ताक्षर करके ही उन्हें मिलेगा। माँ जी आराम कर रही हैं, लाओ मैं अंगूठा लगवा कर लाती हूँ। ए बुढ़िया, जल्दी से इस कागज पर अंगूठा लगा दे। भैया मनी ऑर्डर मुझे दे दो। जया सारे पैसे अपने पास रख लेती है और अपने और बेटे बिट्टू के लिए खाने पीने की चीजें खरीद लाती है। माँ बहुत भूख लगी है। ये देख मैं तेरे लिए कितने सारे पकवान लाई हूँ, पूड़ी, छोले, समोसे, कचौड़ी। चल हम दोनों मिलकर खाते हैं, मजा आ जाएगा। जया बहू, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाता तो। पता नहीं इस बुढ़िया को कितनी भूख लगती है, जब देखो हम माँ बेटे के खाने पर नजर लगाती रहती है। ये ले पकड़, आधी कचौड़ी दे रही हूँ, अब रात तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और तुझे तो मैंने बोला था कि कपड़े धो देना, तेरे से अभी तक कपड़े नहीं धुले। ये कचौड़ी खाकर चुपचाप सारे कपड़े धो देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी सरला कचौड़ी का एक टुकड़ा खाकर भला क्या पेट भरती। वो फिर से दोबारा काम पर लग जाती है। एक दिन किशन शहर से वापस आने वाला था। जया को पता था
कि जब किशन सरला से पूछेगा कि वो उसे पैसे बराबर भेजता है तो उसे मिलते हैं या नहीं। ये बात सोचकर जया थोड़ा घबरा जाती है और वो सरला से कहती है, ओ बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे से कहा कि तुझे उसके भेजे हुए पैसे नहीं मिलते तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो एक दिन रहकर चले जाएंगे, उसके बाद जो मैं तेरा हाल करूंगी ना, फिर तू देखती रह जाएगी। इसलिए अपने बेटे के सामने दुखड़े रोने की कोशिश मत करना। नहीं बहू, मैं किशन को कुछ नहीं कहूंगी। माँ, मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे, वो तुम्हें मिल गए थे ना? अरे आप बिना कैसी बातें करते हो? माँ जी को मैं बराबर से पैसे देती रहती हूँ। माँ जी, ये लो गरम गरम पनीर के पकौड़े, आप भी खाओ। किशन 2 दिन रहकर शहर वापस चला जाता है। जया फिर से अपने रूप में आ जाती है। दिन भर सरला काम करके एक दिन चक्की से आटा पिसवा कर लौट रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। रिक्शा में जाती एक लड़की देख लेती है। भैया, इन्हें उठाने में मेरी मदद करो, बेचारी पता नहीं कौन है। सुमन, ये तेरे साथ कौन है? ये रास्ते में बेहोश हो गई थी, मैं इन्हें घर ले आई, लगता है इन्हें होश आ गया है। अब कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। माँ जी, आप इतनी भारी आटे की बोरी अकेले ही उठा कर ले जा रही थी, आपके बच्चे या कोई? सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ती है। माँ जी, कोई परेशानी है तो आप हमसे कह सकते हो, मुझे लग रहा है आप बहुत परेशानी में हो। क्या करूं बेटी, मैं इस जीवन से हार गई हूँ। सरला के दुख का घड़ा फूट जाता है और वो सारा दुख सुमन और बाकी लड़कियों को बताती है। अब इस संसार में जीने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। माँ जी, ऐसा मत सोचिए, आप जीवन से यूं निराश मत होइए। अब आप अपनी बहू के पास वापस मत जाना, आप यहाँ हमारे साथ रहो। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम लोग यहाँ गांव में रहती हो क्या? जी माँ जी, हम मेहंदी वाली हैं। हम लोग मेहंदी लगाने का काम करती हैं और आसपास के गांव और शहरों में मेहंदी लगाने जाती हैं। क्या मैं भी ये काम सीख सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे ग्रुप में आप भी जुड़ जाओगे, मैं आपको मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। सरला अब उन लड़कियों के साथ ही रहने लगी और कुछ ही समय में वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख गई। इधर जया सरला के कुछ दिन तक वापस न आने से घबरा जाती है। ये बुढ़िया इतने दिनों से कहाँ गायब है, मुझे तो कोई खोज खबर नहीं है। बिट्टू के बापू ने हम सबको अचानक शहर बुलाया है, वहां जाकर अब यही बोलना पड़ेगा कि बुढ़िया की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं ला सकी। जया बिट्टू को लेकर किशन के पास शहर पहुंचती है। क्या हुआ जया, माँ तुम्हारे साथ नहीं आई? वो माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि वो गांव में ही रहें। बेकार में सफर करती तो उनकी तबीयत और खराब हो जाती। पर तुमने मुझे अचानक क्यों शहर क्यों बुला लिया? अरे वो हमारे सेठ जी की लड़की की शादी है, इसलिए उन्होंने बोला कि कोई ऊपर के कामों के लिए मिल जाए। मैंने सोचा तुम्हें बुला लेता हूँ, और माँ भी थोड़े दिन के लिए मेरे पास रह लेगी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें मालकिन से मिलवा देता हूँ। देखो किशन, शाम को मेहंदी का समारोह है तो काम अच्छे से निपटाने हैं। जितने भी मेहमान आएंगे उनके स्वागत में कोई कमी ना होने पाए। आप चिंता मत करो मालकिन, सब हो जाएगा। ये मेरी पत्नी है, मैंने इसे गांव से बुला लिया है, ये सब संभाल लेगी। जया मेहंदी समारोह की तैयारियों में काम करवाने लगती है। सब मेहमान आने लगते हैं। रिचा, मेहंदी वाली अभी तक नहीं आई, कितने बजे का टाइम दिया था? मम्मी, मेरी उनसे बात हो गई है, बस कुछ ही देर में आती होंगी। लो वो आ गई। माँ जी, ये यहाँ कैसे? मेहंदी वाली लड़कियों के साथ? माँ यहाँ? जया, तुम तो कह रही थी कि माँ बीमार है और गांव में है, पर माँ मेहंदी वाली लड़कियों के साथ क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं माँ के पास जा रहा हूँ। माँ, तुम यहाँ इन सबके साथ? किशन बेटा, आप मेरे साथ इधर आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। ये लड़की इनको सब कुछ बता देगी। शायद आप नहीं जानते हैं, आपकी पत्नी ने आपकी माँ पर बहुत जुल्म किए हैं, इसीलिए ये बेचारी अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहने को मजबूर थी। सुमन किशन को सारी सच्चाई बताती है। सरला की आंखों में आंसू आ जाते। किशन सबके साथ जब घर आ जाता है। जया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ दर दर भटक रही है।
अब तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहोगी। बिट्टू को मैं पाल लूंगा। अभी के अभी अपने मायके निकल जाओ। ऐसा मत कहो, मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो। किशन बेटा, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। जया बहू को माफ कर दे। गलती इंसान से ही होती है बेटा। मैंने जया बहू को माफ कर दिया। किशन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी माँ जी अब हमारे साथ ही काम करेंगी। उस दिन के बाद जया ने अपना व्यवहार बदल लिया। सरला ने मेहंदी लगाना नहीं छोड़ा। वो अपनी मेहंदी लगाने के काम को करती रही। जया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो भी सरला की बहुत देखभाल करती थी। संध्या की बुआ जो कि दिल्ली में रहती थी, वो उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई थी। देखो भैया, मेरी इतनी जान पहचान तो नहीं है लड़के वालों से, पर इतना जानती हूँ, अड़ोस पड़ोस में कहीं पूछोगे तो लोग अच्छा घर ही बताएंगे। ठीक है सुमन, अगर तुम कहती हो तो लड़के वालों को एक बार बुला लेते हैं। अब संध्या भी लड़के को देख लेगी। संध्या की बुआ लड़के वालों से अपने तरीके से बात कर लेती है और कुछ दिनों बाद संध्या की शादी विपुल नाम के लड़के से हो जाती है। पता नहीं इस काम वाली को छुट्टी लेकर गांव अभी जाना था। उसे पता था शादी वाला घर है, नई नवेली दुल्हन आएगी तो घर में 100 काम होंगे, फिर भी बिना बताए गांव निकल गई। अब मैं दूसरी काम वाली इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढूंगी। राजेश्वरी, एक प्याली चाय दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। तुम्हें तो जब देखो चाय पीने की पड़ी रहती है। पता भी है एक बर्तन नहीं है धुला हुआ जिसमें तुम्हारी चाय बना दूं। ढेरों बर्तन रसोई में पड़े हैं झूठे। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम मुझे ये मत कहना कि मैं छुट्टी कर लूं और तुम्हारे साथ घर का काम करवाऊं। मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होना है, इसलिए मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। ये लो, अब इसे भी अभी कॉलेज जाना था। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। संध्या की सास राजेश्वरी अभी काम वाली को लेकर परेशान हो ही रही थी। तभी संध्या राजेश्वरी की सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। अरे संध्या बहू, तुम ये रसोई में क्या कर रही हो? हटो हटो हटो, ये झूठे बर्तन तुमसे थोड़ी करवाऊंगी। अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में ही सारा काम निपटा दूंगी। आप अकेले इतना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। माँ, पड़ोस में किसी से पता करो, शायद कोई और काम वाली मिल जाए। मैंने पूछा था, पर अभी किसी भी काम वाली के पास समय नहीं है। पुलकित काम पर चला जाता है। संध्या सारे घर का काम करती है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। काम वाली तो थी नहीं। संध्या की ननद पूजा सुबह होते ही कॉलेज निकल जाती और सास पैरों में दर्द के बहाने बिस्तर पर आराम करती। संध्या तो मानो घर के कामों में ही उलझ गई। एक शाम, माँ, तुम बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर लाई हो। बेचारी गरीब घर की है, इसलिए चुपचाप संस्कारी बहू की तरह घर के काम कर लेती है। अगर कोई पैसे वाले घर की लड़की बहू बनाकर ले आती तो वो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती और तुम और मैं बस बर्तन घिसते रह जाते। तभी तो मैंने इसकी बुआ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे पता है ये गरीब घर की लड़कियां बड़ी सीधी सादी बहुएं साबित होती हैं। अब काम वाली गांव भाग गई। सोच ये ना होती तो कौन काम करता। राजेश्वरी, तुम दोनों माँ बेटी को तो संध्या बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेचारी ने आते से ही पूरा घर संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संध्या सभी घर वालों की देखभाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, क्या हुआ पुलकित बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए? पापा, मेरी नौकरी छूट गई है। कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बहुत से वर्कर्स को अचानक निकाल दिया। दिमाग खराब हो रहा है, गाड़ी की किश्त भरनी है, घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है, घर का खर्चा अब सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित बेटा, चिंता मत कर, अब कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ज्यादा होगा तो कुछ दिनों के लिए मैं कोई काम कर लूंगा। पापा, मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, मैं कुछ सोचता हूँ। पुलकित दूसरी नौकरी को लेकर परेशान था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में पैसों की तंगी भी शुरू हो गई। पुलकित ने अपनी गाड़ी बेच दी। घर के लोन को लेकर वो परेशान था। 15,000 रुपए की किश्त उसे भरनी थी। तभी, भैया, मेरे कॉलेज की फीस इस बार बहुत लेट हो गई है। मेरा आखिरी साल है, अगले महीने की 5 तारीख तक 12,000 रुपए फीस के भरने हैं। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ऐसे खाली हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ सोचना होगा। पता नहीं, हो सकता है किरण ने बात कर ली होगी, पूछती हूँ। हेलो किरण, मैं संध्या बोल रही हूँ। तूने बात की फिर? पार्लर में जगह खाली है क्या? हाँ, मैंने बात कर ली है। 12,000 रुपए महीना देंगी रविता मैम। बोल, तू हाँ बोलती है तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तू हाँ बोल दे, कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। संध्या पुलकित से पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी की बात करती है। पहले तो वो मना करता है, पर संध्या उसे समझाती है। पुलकित, मैं जानती हूँ आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हो,
मैंने आपसे शादी के बाद हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, और आप परेशान मत हो, मैं घर और बाहर दोनों का काम एक साथ संभाल लूंगी। ठीक है संध्या, तुम कल से पार्लर में नौकरी के लिए जा सकती हो। अगले दिन से संध्या सारे घर के काम के साथ साथ पार्लर भी जाती और वहां पर पूरा दिन मेहंदी लगाने का काम करती और शाम के वक्त घर आती। संध्या बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। संध्या बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। ये बात उसकी सास को तब पता चली जब उसने पार्लर में काम करना शुरू किया। संध्या को पार्लर में काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। पार्लर की मालकिन रविता भी संध्या के मेहंदी लगाने के काम को देखकर बहुत खुश थी। संध्या, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। पिछले 1 महीने में बहुत से क्लाइंट तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स की शादी या सगाई फंक्शन के लिए तुम्हें ही मेहंदी के लिए बुक करना चाहते हैं। और हाँ, ये तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए। बाकी ये तुमने ओवर टाइम भी शादी के सीजन में बहुत किया है, उसके 6,000 रुपए अलग से दे रही हूँ। थैंक यू मैम, आपने मेरे काम की इतनी तारीफ की। मैं तो बस भगवान की कृपा से मेहनत से करती हूँ। संध्या घर आ जाती है और 12,000 रुपए पूजा के हाथ में रखती है। पूजा, ये तुम्हारी कॉलेज की फीस के पैसे, तुम कल ही अपनी फीस जमा कर देना। भाभी, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, आप ये सारे पैसे मुझे दे रहे हो? नहीं नहीं भाभी। पूजा, तुम मुझे अपनी भाभी कहती हो ना, और भाभी तो माँ समान होती है, तो क्या तुम अपनी भाभी माँ के पैसे नहीं लोगी? तुम अपने भैया से भी तो लेती हो ना। फिर मेरे और अपने भैया में फर्क है, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या गलत सोचा। पुलकित को भी दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब संध्या और पुलकित दोनों मिलकर काम करते थे। राजेश्वरी और पूजा भी अब संध्या की घर के कामों में बहुत मदद करती थी। परिवार में खुशियां फिर से लौट आई थी।